हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको ग्लाइकोलाइसिस बताने वाले हैं। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जियोलॉजी थ्योरी पेपर का टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। कौन से यूनिट में ये दिया गया है तो देख पा रहे होंगे जो सिलेबस है आपका, ये यूनिट 3 है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। पहली हेडिंग आपकी है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होने वाला है। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम ग्लूकोज को तोड़ने वाले हैं। ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब हो गया तोड़ना, तो ग्लूकोज को यहाँ पर हम तोड़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको अच्छी तरह से पूरी जानकारी मेटाबॉलिज्म के बारे में होनी चाहिए, फिर मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस बताऊंगा। तो क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म ये होता है कि हम क्या करते हैं, बड़े जो कंपाउंड होते हैं उसको हम तोड़कर छोटा बनाते हैं, और जो छोटे कंपाउंड होते हैं उनको जोड़ जोड़ कर हम बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो क्या होता है, देखिए, किसी जीवित जीव के अंदर होने वाली जितनी भी रासायनिक क्रियाएं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी उपापचय बोलते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना, किसी चीज़ को तोड़ना, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है, एनाबॉलिज्म यानी ऐसे हो गया है तो ऐड करना। जो छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं उनको हम ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं और बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। तो सबसे पहले हम कैटाबॉलिज्म को देख लेते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, लार्ज और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। लार्ज का मतलब बहुत बड़े, कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया है जटिल तरीके से, और मॉलिक्यूल का मतलब हो गया है अणु। जो काफ़ी बड़े अणु होते हैं उनको हम चेंज करते हैं किसमें, स्मॉल और सिंपल कंपाउंड में। तो काफ़ी बड़े बड़े कंपाउंड जो होते हैं उसको हम तोड़ते हैं और छोटे कंपाउंड में चेंज कर देते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर डाइजेशन जो होता है, भोजन का जो पाचन होता है, जैसे हम भोजन को खाते हैं, फिर भोजन से कई सारे एंजाइम होते हैं उसको निकालते हैं। ठीक है, तो भोजन बड़ा एक मॉलिक्यूल है, या आप कह सकते हो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उसको निकालना, उसको तोड़ना किसका कार्य होता है, पाचन तंत्र का कार्य होता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको तोड़ते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देख पा रहे होंगे जो एनाबॉलिज्म होता है इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल कंपाउंड जो होते हैं उनको हम ऐड करते हैं और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी एक जटिल स्ट्रक्चर, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो ये क्या बोलता है, तो ये एनाबॉलिज्म कहलाता है कि एटीपी काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, यानी एडिनोसिन ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3 फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, इसीलिए काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो हम काफ़ी छोटे छोटे कंपाउंड से मिलकर इसको बनाते हैं। और प्रोटीन का भी फॉर्मेशन किससे होता है, अमीनो एसिड से होता है। अमीनो एसिड को ले लेकर हम जोड़ देते हैं आपस में, और फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। सिंपल प्रोटीन भी होती है, वो भी किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है बड़े बड़े कंपाउंड को तोड़कर छोटा कंपाउंड बनाना, और छोटे कंपाउंड को आपस में जोड़ जोड़ कर बड़ा कंपाउंड बनाना। तो इसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको ग्लाइकोलाइसिस बताएंगे, तब आप ग्लाइकोलाइसिस अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, तो बने रहिएगा, वीडियो को देखिए। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब हो गया है ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब हो गया है तोड़ना। ठीक है, ग्लाइको का मतलब हो गया है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब हो गया है तोड़ना। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ग्लूकोज को तोड़ने वाले हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लूकोज का लाइसिस करने वाले हैं। पहली बात आपको समझ में आ गई है। अगली बात यहाँ पर समझिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है इसके द्वारा हम एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी इसके अंदर 3 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, एक एटीपी के अंदर कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं। ये जो एटीपी होती है ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है,
और आगे यहाँ पर आपको बात ध्यान में रखनी है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होती है ये सभी जीवों में होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बातें आपको याद रखनी चाहिए। अगला यहाँ पर जो पॉइंट होता है ग्लाइको जो लाइसिस होता है, ये 3 वैज्ञानिकों ने दिया था जिनके नाम कौन कौन से होते हैं। पहले का नाम है गुस्ताव इम्बडेन, दूसरे हैं ओटो मायरोफ एंड जे परनास। तो ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था। ठीक है, इस ग्लाइकोलाइसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमपी पाथवे। ईएमपी का मतलब हो गया, यानी ई का मतलब हो गया इम्बडेन, और एम का मतलब हो गया है मायरोफ, और पी का मतलब हो गया है पेरनास। ठीक है, तो ये 3 वैज्ञानिकों के नाम से ये ईएमपी पाथवे पड़ गया। पाथवे का मतलब हो गया मार्ग, एक रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम समझते हैं कि ईएमपी जो पाथवे होता है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। देखिए, एनारोबिक का मतलब हो गया है अवायवीय। अवायवीय का मतलब होता है जो जीव ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। जो जीव ऑक्सीजन नहीं लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अवायवीय बोलते हैं। ठीक है, अवायवीय जीव। और जो जीव ऑक्सीजन लेते हैं जैसे मनुष्य हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, वायवीय बोलते हैं, वायवीय जीव। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। एनारोबिक को हम बोलते हैं अवायवीय और एरोबिक को बोलते हैं हम हिंदी में वायवीय, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एनारोबिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें केवल और केवल ग्लाइकोलाइसिस ही प्रोसेस होता है और वहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वायवीय श्वसन करते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, क्रेब्स साइकिल भी होता है, और भी कई प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये प्रोसेस चलता है। आगे यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है ये चलता कहाँ पर है। ठीक है, ये कहाँ पर ये प्रोसेस चलता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, तो उनका जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है, उसमें ये प्रोसेस चलता है। और फिर बाद में क्या होता है, 2 NADH एंड 2 ATP मिलता है। हमें क्या मिलता है, 2 NADH मिलता है और साथ ही साथ 2 ATP मिलता है। ओके, और साथ ही साथ इसमें क्या मिलता है, 2 पायरुविक एसिड भी मिलते हैं। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो और भी हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, और इसके द्वारा 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और साथ ही साथ 2 NADH कंपाउंड और 2 ATP हमें प्रोवाइड होता है। आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है, यानी पूरी तरह से ये ऑक्सीकरण नहीं करता है, पूरी तरह से ये कंप्लीट नहीं है। इसे हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है, एक पार्ट होता है ऑक्सीडेशन का, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कोई सा भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। ओके, तो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में हो गया है। आगे हम यहाँ पर किस तरह से ये प्रोसेस चलता है, किस तरह से ये प्रोसेस होता है, उसके बारे में अभी हम आपको जानकारी देंगे। यदि मैं आपको इस तरह से दिखा दूँ, देख पा रहे होंगे, यदि हम इस तरह से आपको दिखा दूं तो क्या आप इस तरह से समझ पाएंगे? इस तरह से देखिए, क्या आप इस तरह से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो हम आपको एक एक पॉइंट करके अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक सेल बना दी है, एक कोशिका बना दी है, और इसके अंदर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया हमने बना दी है। ठीक है, इसका इससे कुछ मतलब नहीं है, मैंने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ बना दी है आपको दिखाने के लिए। ओके, जो ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है जिससे हम यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पर चलता है, कोशिका द्रव्य के अंदर चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ सेल के कोशिका द्रव्य में ही ये जो प्रोसेस होता है वो चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, ये तो बात आपको पता है।
और ग्लूकोज को यहाँ पर हम 10 स्टेप के बाद, यहाँ पर बीच में 10 स्टेप होते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं, या आप कह सकते हो 2 पायरुवेट बनाते हैं। ठीक है, एक पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं और यहाँ पर 2 पायरुवेट होते हैं, तो यहाँ पर 6 कार्बन टोटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर देखे पा रहे होंगे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं। ओके, और फिर बाद में 2 पायरुविक एसिड बना देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है जो स्टार्च होता है, जो स्टार्च होता है ये कितने ग्लूकोज से मिलकर बना होता है? 3 ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। 3 ग्लूकोज कंपाउंड होते हैं, फिर जाकर ये स्टार्च बनता है। यदि स्टार्च को तोड़ते हैं तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और हम सुक्रोज को तोड़ते हैं, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? देख पा रहे होंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर ये सुक्रोज बना होता है। ये इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से टूटकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। ओके, और जो ग्लूकोज होता है, जो यहाँ पर ग्लूकोज है जिसको हम आज तोड़ने वाले हैं, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इन सेल, यानी ग्लूकोज को हम सेल के अंदर तोड़ते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर तोड़ते हैं और प्रोड्यूस एनर्जी, और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, यानी एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, और ग्लूकोज को इस तरह से तोड़ेंगे और अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, ये 2 पायरुविक एसिड बना लेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम ग्लूकोज को तोड़ लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज, यहाँ पर हमने ग्लूकोज लिख लिया है, ग्लूकोज लिख लिया। अब हम इसको तोड़ने वाले हैं। तो ग्लूकोज को जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर एक एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, ये एक एंजाइम होता है जिसकी मदद से ये टूटता है। ओके, यहाँ पर एक एटीपी भी यूज होती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एटीपी यहाँ पर एक यूज होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है किसमें? एडीपी में। एडीपी यानी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर 3 फॉस्फेट थे, इसको हमने यूज कर लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया? एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बच गया। ओके, और ये ग्लूकोज किस में अब कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ओके, यहाँ से एक फॉस्फेट निकल गया है, तो यहाँ पर डी हो गया है, यानी डाइफॉस्फेट हो गया है, और जो निकला है वो यहाँ पर आ गया है फॉस्फेट, और ग्लूकोज के साथ यहाँ पर अटैच हो गया है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पर बन जाता है। आगे की बात करते हैं, आगे क्या होता है? आगे यहाँ पर लगता है आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, आइसोमरेज यहाँ पर लिख देते हैं। आइसोमरेज जो एंजाइम होता है, इसकी मदद से क्या होता है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। फिर आगे क्या होता है? आगे आप यहाँ पर खुद ही देख पा रहे होंगे, फ्रक्टोज जब 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है, किसकी मदद से? कौन से एंजाइम की मदद से? आइसोमरेज एंजाइम की मदद से। अब यहाँ पर एक एटीपी यूज कर ली जाती है। ठीक है, एक एटीपी जब यूज कर ली जाती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, यहाँ पर एक एटीपी यूज कर ली जाती है, और एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बच जाता है? यहाँ पर आ जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट। ओके, तो यहाँ पर किस में चेंज हो जाता है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर 2 फास्फेट आ गए, बिस का मतलब हो गया 2 फास्फेट आ गए। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन होते हैं, तब ये टूट जाता है। यहाँ पर ये टूट जाता है अलग अलग, ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, यानी यहाँ पर 3 कार्बन आ गए, यहाँ पर 3 कार्बन आ गए,
और बिसफॉस्फेट है यहाँ, यानी यहाँ पर 2 फास्फेट हैं तो एक फॉस्फेट यहाँ आ जाएगा और एक फॉस्फेट यहाँ आ जाएगा। ये एसीटोन होगा और ये कीटोन होगा, यानी एसीटोन ग्रुप होगा यहाँ पर और यहाँ पर कीटोन ग्रुप होगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो फ्रक्टोज होता है, यहाँ से 3 कार्बन यहाँ पर आ जाएंगे, 3 कार्बन यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फ्रक्टोज जो होता है यहाँ पर 6 कार्बन होते हैं फ्रक्टोज के पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राइओस फॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी हम आपको समझा देंगे। ट्राइओस फॉस्फेट, ध्यान से समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ओके, ट्राइओस फॉस्फेट हो गया, ज़्यादा कठिन नहीं है। और यहाँ पर भी ट्राइओस फॉस्फेट हो गया, ट्राइओस फॉस्फेट। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, फिर बाद में आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर ट्राइओस फॉस्फेट हो गया और यहाँ पर भी ट्राइओस फॉस्फेट हो गया। किस प्रकार से फॉस्फेट ट्राइओस फॉस्फेट हो गया, ट्राई का मतलब हो गया 3 कार्बन यहाँ पर आ गए फ्रक्टोज के और 3 कार्बन यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गए, टोटल 6 यहाँ पर हो गए, यानी फ्रक्टोज बन गया। और यहाँ पर क्या हो गया, बिस फॉस्फेट है, बिस का मतलब हो गया 2 फॉस्फेट यहाँ पर हैं तो एक फॉस्फेट यहाँ पर आ गया, एक फॉस्फेट यहाँ पर आ गया। और ये क्या है, एसीटोन ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 कार्बन कौन से एल्डिहाइड में है। ठीक है, 3 कार्बन कौन से एल्डिहाइड में है, गैल्सल्डिहाइड में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गैल्सल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या लिख दिया हमने, गैल्सल्डिहाइड लिख दिया, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है जिसके अंदर 3 कार्बन है, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो यहाँ पर 3 लिख दिया और फॉस्फेट लिख दिया। और ये कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ओके, तो ये बात आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो गैल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है, यहाँ से एक NAD प्लस कंपाउंड लगता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H प्लस में चेंज हो जाता है। ओके, और फिर बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। तो ये बात आप समझ चुके हैं, अभी आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा जब तक आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। आगे क्या होता है, ये यहाँ से एक ADP यूज की जाती है। क्या होती है, एक ADP यूज की जाती है, फिर बाद में एक ATP में चेंज हो जाती है। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, एक ATP लगाते थे, फिर बाद में एक ADP बन जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ADP यूज में ली जाती है, ADP यूज में ली जाती है, और फिर बाद में ये किस में चेंज हो जाती है, ATP में। यहाँ से ATP रिलीज होती है। ओके, यहाँ से हमें एक ATP मिल जाती है, और ये किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये किस में चेंज हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर ये किस में चेंज हो जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे क्या होता है, आगे यहाँ पर देखिए काफ़ी सिंपल है। आगे यहाँ पर हो जाता है, सिर्फ यहाँ पर 2 लग जाता है, 2 लग जाता है और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर 2 लगता है और पूरा का पूरा सेम रहता है, इस तरह से होता है। ओके, तो ये बात आप समझ चुके हैं, और अच्छी तरह से भी आपको क्लियर हो जाएगा जब तक आप इस तरह से समझिएगा। फिर आगे क्या होता है, फिर यहाँ से वाटर को निकाल दिया जाता है, यहाँ से क्या किया जाता है, वाटर को रिलीज कर दिया जाता है। आगे बन जाता है PEP। तो देखिए इसकी जो फुल फॉर्म होती है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ठीक है, इसकी फुल फॉर्म फॉस्फो, यहाँ तक फॉस्फो हो गया, पी से, ई से इनोल हो गया, और पी से पायरुवेट हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे क्या होता है, आगे हमें वो मिल जाता है जिसे हम
यहाँ से बना रहे थे ग्लूकोज को, इसीलिए हम यहाँ पर तोड़ रहे थे। ओके, तो यहाँ से क्या होता है, एक एडीपी यूज में ली जाती है और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी को रिलीज कर देती है। एक एटीपी यहाँ से मिल जाती है हमें। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन जाता है, दो पायरुवेट बन जाते हैं, पायरुवेट। ठीक है, दो पायरुवेट हमें मिल जाते हैं और ये कहाँ पर अब टूटेंगे, दो पायरुवेट बन गए, अब ये टूटेंगे क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, जिससे हम सिट्रिक साइकिल भी बोल देते हैं। तो अब ये बात आपको समझ में आ चुकी है किस तरह से हमने ग्लूकोज को तोड़ा। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके माध्यम से आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से तोड़ते हैं और साथ ही साथ एक एटीपी भी यूज में लेते हैं और एडीपी में ये बदल जाता है। देख पा रहे होंगे, फिर ये चेंज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर आइसोमरेज एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद क्या होता है, एक एटीपी फिर से हम यूज में लेते हैं, एडीपी में बदल जाता है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो बदल जाता है फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में बदल जाता है। ओके, फिर बाद में क्या होता है, जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट होता है इसको हम तोड़ देते हैं, 20 से अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रक्टोज का जो 6 कार्बन होता है, 3 कार्बन यहाँ पर आ जाते हैं, यानी ट्राई। ओके, यहाँ पर भी 3 कार्बन आ जाते हैं, इसको हम ट्राई बोलते हैं। और यहाँ पर बिस फॉस्फेट, यानी यहाँ पर 2 फॉस्फेट है तो एक फॉस्फेट यहाँ पर आ जाता है, एक फॉस्फेट यहाँ पर आ जाता है। ओके, आगे क्या होता है, 3 कार्बन वाला जो मोनोसेकेराइड होता है उसको यहाँ पर हम लेते हैं। तो 3 कार्बन वाला कौन सा मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को हमने ले लिया। ओके, तो यहाँ पर कितने 3 कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज के 3 कार्बन लिए थे, 3 कार्बन यहाँ पर आ गए और फॉस्फेट साथ में यहाँ पर जोड़ दिया। ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसीलिए, और यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप होता है। ओके, ये कीटोन ग्रुप होता है तो कीटोन यहाँ पर चेंज हो जाता है, ये वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज होता है, ये इसमें बदल जाता है और ये इसमें बदल जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि NAD+ कंपाउंड जो लगता है फिर वो NADH+H में चेंज हो जाता है। ओके, और फिर बाद में ये बदल जाता है 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ओके, फिर एक ADP यूज में लेते हैं और साथ में ATP को रिलीज करते हैं। ATP को जब हम रिलीज करते हैं तो क्या बन जाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। इसको फिर यहाँ पर आते हैं नीचे, तो यहाँ पर 3 की जगह 2 लगा देते हैं, फिर क्या हो जाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाता है। फिर बाद में हम जल को निकाल देते हैं, फिर ये बन जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है। फिर यहाँ से एक एटीपी फिर से हम यूज में लेते हैं, फिर एटीपी को रिलीज करते हैं। ओके, फिर क्या बन जाता है, 2 पायरुविक एसिड बन जाता है और इसे ही हम बनाना चाहते थे। बस अब हम इस पूरी की पूरी जो प्रोसेस है इसको हम सिंपल तरीके से बता दें तो आप अच्छी तरह से इसे याद कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल तरीके से आपको बता देते हैं ताकि आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। ओके, ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं तो यहाँ पर हम एंजाइम कुछ नहीं लिखेंगे, ये कंप्लीट प्रोसेस है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट तरीके से बताने वाले हैं, इसको भी यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, दोनों तरीके से। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक ATP माइनस होती है, ठीक है, एक ATP को जब हम निकालते हैं, ओके, तो ये किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज लिखा है पूरा। ओके, 6 फॉस्फेट। ओके, अब आगे किस में चेंज हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, अब आगे यहाँ पर क्या होता है, एक ATP फिर से यूज में ले ली जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ATP फिर से माइनस हो जाती है, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस में बताया था। आगे क्या हो जाता है, ये किसी में चेंज हो जाता है, फ्रक्टोज, EF से हमने लिख दिया है फ्रक्टोज। ओके, 1,6 B से 20 हो गया, ठीक है, और P से फॉस्फेट, तो यहाँ पर क्या हो गया है, फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट हो गया। ये यहाँ पर इस तरह से एसीटोन,
तो इस तरह से यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में बदल जाता है। इसको हम अलग अलग कर देंगे, बीच से अलग अलग करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्राईफॉस्फेट, ओके, और ये भी हो जाएगा ट्राइओस फॉस्फेट। तो क्या होता है, ट्राइओस फॉस्फेट में क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है इसीलिए। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। अब ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है, यहाँ से क्या हो जाता है बताइए, अब बताइए यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से दो NADH रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, दो NADH रिलीज होते हैं। अब किस तरह से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक NADH यहाँ से रिलीज हुआ था, यहाँ पर तो दो नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही NADH लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम दो क्यों बता रहे हैं NADH, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर दो NADH, अब आपको समझा देते हैं। दो NADH हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ पर भी चलती है, कीटोन जो ग्रुप होता है वो यहाँ पर भी ये प्रोसेस चलती है, और जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है यहाँ भी ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इसका जो कुछ मटेरियल होता है वो यहाँ पर हम ऐड करते जाते हैं, ओके, यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर इस प्रोसेस को नहीं लिखते हैं, ओके। नहीं तो हम दो बार लिखते हैं इस प्रोसेस को, लेकिन यहाँ पर इसका जो मटेरियल होता है वो इसमें जोड़ देते हैं, डबल कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो NADH बना, तो यहाँ पर भी एक NADH बना था, और यहाँ पर भी एक NADH बना, तो यहाँ पर सीधे हम दो लिख देते हैं, दो NADH यहाँ से रिलीज हुए, ओके। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे क्या है, आगे क्या बन जाता है, 1,3 ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो और उस तरह से भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। ये बन जाता है। फिर बाद में क्या होता है, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से क्या निकलता है, को क्या रिलीज होता है, यहाँ से रिलीज होता है दो ATP, दो ATP रिलीज होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, एक ATP रिलीज होता है, और यहाँ पर भी ये प्रोसेस चल रही है, जिस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है उसी तरह से यहाँ पर भी प्रोसेस चल रही है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका पूरा का पूरा मटेरियल इसमें जोड़ देते हैं। इस प्रोसेस में जो कीटोन ग्रुप होता है इसमें भी ये प्रोसेस चलती है, लेकिन इसका जो मटेरियल होता है वो इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक ATP बना, एक ATP यहाँ पर भी बना होगा, तो एक ATP दो दो हो गए, तो यहाँ पर हमने दो ATP बना दिए, ठीक है। दो ATP यहाँ पर रिलीज हो गए, और क्या बन गया, यहाँ पर बन गया 3 ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे क्या होता है, 3 ग्लिसरिक एसिड बनने के बाद हो जाता है, फिर ये दो ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, दो ग्लिसरॉल, ठीक है, दो ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है, इसको काट देते हैं हम, ओके। फिर ये किस में चेंज होता है, PEP में, PEP की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ओके। तो इसमें चेंज होता है। फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में हम ऊपर आ जाते हैं इस तरह से, नहीं तो यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ATP भी यूज की जाती है, वो निकलती है यहाँ से, देख पा रहे होंगे, एक ATP यहाँ से निकलती है, और एक ATP यहाँ पर कीटोन से निकलती है, तो यहाँ पर दो ATP यहाँ से निकलती हैं, दो ATP, ओके, दो ATP यहाँ से रिलीज होती हैं, और क्या बनता है, दो पायरुवेट बन जाते हैं, दो पायरुवेट एसिड बन जाता है, ओके। तो इस तरह से ग्लूकोज का शॉर्ट तरीके से हमने ब्रेक डाउन करा दिया, और इस तरह से लॉन्ग प्रोसेस जो कि कंप्लीट प्रोसेस है, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितनी ATP निकली, कितनी ATP निकली बताइए, इस प्रोसेस में कितनी ATP निकली टोटल। तो यहाँ से जो ये वाली एक माइनस हो गई, ये वाली एक माइनस हो गई, तो दो तो ATP माइनस कर दी जाएंगी। टोटल कितनी है, एक दो तीन चार, चार ATP टोटल है। यहाँ पर हम लिखते हैं चार ATP, चार ATP टोटल है, एक दो तीन चार, चार ATP यहाँ पर टोटल है। और यहाँ पर क्या है, दो ATP माइनस हो गई हैं, तो दो ATP यहाँ से माइनस कर देते हैं, क्योंकि दो ATP यूज में कर ली गई हैं। तो यहाँ से कितनी बनती हैं, दो ATP बनती हैं, इस पूरी प्रोसेस से दो ATP बनती हैं। और यहाँ पर जो NADH होता है वो दो बनते हैं, कहाँ गया NADH, ये NADH है, दो NADH बनते हैं, इसको जब हम तोड़ते हैं तो और ATP निकलती है, बहुत सारी ATP, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है,
एक पायरुवेट बनता है एल्डिहाइड से और एक पायरुवेट बनता है कीटोन ग्रुप से। तो यहाँ पर टोटल 2 पायरुवेट हो जाते हैं। ओके, 3 कार्बन, टोटल इसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, एक जो होता है 3 कार्बन से पायरुवेट बनता है। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से एक पायरुवेट बन गया। और यहाँ पर भी कीटोन ग्रुप में 3 कार्बन होते हैं तो यहाँ से भी एक पायरुवेट बनता है, तो टोटल 2 पायरुवेट बन जाते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया भी था। इस प्रोसेस में देख पा रहे हो कि जो ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं टोटल, तो 6 कार्बन यहाँ से जब अलग हो जाते हैं, एक कीटोन एक एल्डिहाइड एक कीटोन में चेंज होते हैं, तो एक जो 3 कार्बन वाला होता है उससे एक पायरुवेट बनता है और इससे भी एक पायरुवेट बनता है, तो टोटल 2 पायरुवेट हो गए। तो 2 पायरुवेट इस तरह से बन जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इजी प्रोसेस है, इसको भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, समझ गए हैं आप? चलिए एक बार यहाँ पर हम शॉर्ट तरीके से आपको फटाफट से बता देते हैं। ये तो आप जान चुके हैं, मैंने पहले ही बता दिया। चलिए, ग्लूकोज इस तरह से टूटता है और इस तरह से यहाँ पर चेंज होता है, देख पा रहे होंगे इस तरह से। ग्लिसरिक एसिड लिखा है, एडीपी यूज की जाती है, एटीपी में चेंज होती है। ओके, इस तरह से 2 पायरुवेट बनते हैं, एक पायरुवेट यहाँ से बनता है और एक पायरुवेट इस प्रोसेस से बनता है। लेकिन यहाँ पर हम जो होता है वो इस प्रोसेस को नहीं लिखते हैं, कीटोन वाले प्रोसेस को, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस से पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये पूरा का पूरा जो मटेरियल होता है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है इस प्रोसेस में। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर 2 पायरुवेट बन जाते हैं। ठीक है, और ये हमने शॉर्ट तरीके से बता दिया ताकि आप समझ पाएँ इस तरह से। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आई होप आप समझ पाएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। यदि आप समझ गए हैं तो लाइक कर देना, और सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर की हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में है प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। देखिए, यूनिट 3 है आपकी, और यहाँ पर हमने ग्लाइकोलाइसिस बता दिया आपको कंप्लीट तरीके से। आगे हम आपको सिट्रिक एसिड साइकिल बताएंगे, इम्पोर्टेंट है, ये भी बता दूंगा। और ग्लूकोनियोजेनेसिस फटाफट से हम सारी प्रोसेस बता देंगे। और फिर बाद में हम जो चौथी यूनिट आपकी है वो भी यहाँ पर जल्द से जल्द कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, ताकि आपका कोई सा भी टॉपिक छूट ना पाए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।